स्टूडेंट्स। बाकी लोग कहाँ हैं भैया? यूजर्स कम दिख रहे हैं बहुत। फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस अपन को चालू करने का था। राजकुमारी, देन धनंजय, नवीन, वेयर आर यू गाइस? ऑनलाइन आइए जल्दी जल्दी। हाँ भाई, कौन कौन ऑनलाइन आ गया है? रिप्लाई करिए। ठीक, तो फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस अपन को चालू करना था। साथ ही साथ पिछली शीट के कुछ क्वेश्चंस बनाने थे, उस शीट को भी खोला जाए। देखिएगा, ट्रसेस आर्चेस अपन पढ़ रहे थे, इसमें आगे क्वेश्चंस अपन को बनाने थे। ठीक है, काफी सारे क्वेश्चंस अपन ने बना लिए थे, ट्रस के तो पूरे बना लिए थे, आर्चेस के क्वेश्चंस अपन को बनाने बाकी थे। जो जो क्वेश्चंस बाकी थे उनको पहले बना लिया जाए फटाफट। देखिएगा, नीचे से बनाते आर्चेस के क्वेश्चंस बनाने थे। हेलो राजकुमारी, आर्चेस के क्वेश्चंस बनाने थे अपन को। तो पहले क्वेश्चन बनाते 39। एक 3 हिंज्ड सिमेट्रिकल आर्च है विच इज लोडेड एज शोन इन द फिगर बिलो। आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना, बड़ा ही बच्चों वाला क्वेश्चन है, सबसे बन जाएगा इजीली, इसको बताने का जरूरत एज इन है नहीं, फिर भी बता देता हूं स्पीड में। देखिएगा, एक 3 हिंज आर्च था, यहां पर हिंज है, यहां पर हिंज है, ठीक है। यहां पर एक लोड लगा हुआ है P किलो न्यूटन का। क्लियर है मेरा बात? आपको आर्च में कितना हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट है वो बताना है। दिस इज 4 मीटर, दिस इज 4 मीटर, 3 मीटर की दूरी पे 2P का लोड लगा है एंड द सेंट्रल राइज इज 1.5 मीटर। क्लियर है मेरा बात? द लोड इज नॉट P, द लोड इज इंस्टेड 2P। दिस इज 4 मीटर्स, दिस इज 4 मीटर्स, दिस इज 3 मीटर्स, और राइज कितना है 1.5। तो क्या लगता है ये एक पैराबोलिक आर्च है कि सर्कुलर आर्च है? जाहिर सी बात है कि L/2 और H दोनों बराबर नहीं है, सो दिस इज अ पैराबोलिक आर्च, नॉट अ सर्कुलर आर्च। आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है A पर। ठीक है भाई, लेफ्ट सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालते हैं। पहले सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आपको ये RA निकालना है, तो आप B पर मूवमेंट जीरो कर सकते। B पर मूवमेंट जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा भैया? B पर मूवमेंट जीरो करेंगे तो आपको मिलेगा RA इंटू 8 क्लॉकवाइज माइनस 2P इंटू 3, 2P इंटू 3 एंटी क्लॉकवाइज बराबर 0। तो RA कितना मिलता है आपको? RA मिला आपको 3P/4। RA का वैल्यू कितना मिल गया? 3P/4। ये आपको RA का वैल्यू मिला। क्लियर है मेरा बात? इसमें कोई डाउट किसी को? पक्का? बढ़ जाए आगे। अब RA मिला 3P/4। अब HA निकालना है। HA निकालना है, C पर भी हिंज है, C पर मूवमेंट जीरो कर सकते हैं। C पर मूवमेंट आपने जीरो किया तो क्या मिला आपको? 3P इंटू 4 इंटू 4, RA इंटू 4, दैट इज 3P/4 इंटू 4। C का लेफ्ट में पहला फोर्स ले लिया आपने, दूसरा फोर्स है HA। HA का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 1.5 मीटर, माइनस HA इंटू 1.5 बराबर 0। इसको सॉल्व करेंगे तो HA कितना मिल जाएगा? HA मिल जाएगा आपको 3P/1.5, 3P/1.5, दैट विल बी 2P। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट A कितना मिल गया? 2P। 0.75P कहां से आ गया भाई नवीन? देखिएगा, पहले RA निकाला था आपने, RA इंटू 8, 2P इंटू 3,
तो उससे आर कितना आया था, ये इक्वल टू के उस साइड गया था माइनस होकर, तो 2p/8, 2p इंटू 3/8, तो 3p/4 आ गया था। क्लियर है मेरा बात। फिर सी पर मूवमेंट जीरो किया तो आर ए इंटू 4 माइनस एच ए इंटू 1.5। क्लियर है मेरा बात। तो आर ए 3p/4 इंटू 4 कट गया, माइनस एच ए इंटू 1.5 इक्वल टू 0। तो एच ए कितना हो गया, 3p उस साइड गया अपॉन 1.5, है ना, 1.5 2 जा 2p, तो नवीन 0.75p नहीं 2p आपका आंसर है। क्लियर है मेरा बात। आंसर क्या हो गया आपका 2p। वीडियो कट रहा है राजकुमारी का, नवीन का भी वीडियो कट रहा है क्या, धनंजय का भी वीडियो कट रहा है। हाँ धनंजय गुड इवनिंग, बहुत लेट आते हो यार तुम लोग। अच्छा आर ए की वैल्यू 0.75, ठीक है उसकी जरूरत नहीं थी। ठीक, अब बनाते क्वेश्चन नंबर 38। A three-hinged semicircular arch of radius r carries a UDL W per unit length on the whole span. Horizontal thrust is what? यही का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल है। धनंजय 38 का बी आया आपका WR/2, देख लेते भाई फटाफट। सेमी सर्कुलर आर्च है, रेडियस आर है, यूडीएल लगा हुआ है, W किलोन्यूटन पर मीटर का। क्लियर है मेरा बात। देखिएगा एक सेमी सर्कुलर आर्च है कुछ ऐसी, ये भी और ये भी, दोनों का वैल्यू कितना है L/2 L/2, क्योंकि सर्कुलर आर्च है। इस पर यूडीएल लगा है थ्रू आउट, यूडीएल थ्रू आउट लगा है W किलोन्यूटन पर मीटर का, तो जाहिर सी बात है चूंकि यूडीएल थ्रू आउट लगा है, ये रिएक्शन कितना हो जाएगा, दिस विल बी WL/2, दिस रिएक्शन विल ऑल्सो बी WL/2। अब ये H निकालना है आपको, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो C पर मूवमेंट जीरो कर लीजिए। C पर मूवमेंट जीरो करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, WL/2 इंटू L/2, WL/2 इंटू L/2 माइनस H इंटू L/2, माइनस H इंटू L/2 बराबर 0। L/2 कट गया, H का वैल्यू कितना मिला, WL/2। आई सॉरी यूडीएल भी तो लगा हुआ है बाबा एक, सी का लेफ्ट में यूडीएल भी तो है, प्रत्येक मीटर पर W किलोन्यूटन, L/2 मीटर पर कितना, W इंटू L/2, W इंटू L/2, जो लगा बीचों बीच, W इंटू L/2 लगा बीचों बीच, मतलब ये दूरी कितनी हो गई L/4, L/2 की आधी इंटू L/4 बराबर 0। ठीक है, तो L/2 सब में से कट गया, H कितना मिल गया, H मिल गया WL/4 माइनस WL/2। क्लियर है मेरा बात, कोई डाउट, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या किया, पहले RA RB, टोटल लोड W था, लेंथ L था, तो आधा इसने उठा लिया, आधा इसने उठा लिया। फिर C पर मूवमेंट जीरो किया, C पर मूवमेंट जीरो किया तो WL/2 इंटू L/2 क्लॉकवाइज, H इंटू L/2 एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, माइनस C का लेफ्ट में यूडीएल भी था, प्रत्येक मीटर पर W किलोन्यूटन, L/2 मीटर पर कितना, W इंटू L/2, जो लगा L/2 के बीचों बीच अर्थात L/4 पर, तो माइनस W इंटू L/2 इंटू L/4, L/2 सब में कॉमन लेकर जीरो कर दिया। क्लियर है मेरा बात। तो H कितना मिल गया, H मिल गया आपको, H नेगेटिव में है। क्लियर है मेरा बात। तो H कितना मिला आपको, WL/4, सॉल्व करोगे आप इसको तो WL/4 आ जाएगा। क्लियर है मेरा बात। ठीक, तो WL/4 देखते हैं धनंजय का आंसर सही था कि नहीं था। अच्छा, आपको आंसर R के टर्म में देना है, किसके टर्म में देना है, R के टर्म में देना है। ठीक है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आपका R किसके बराबर है, R है L/2 के बराबर, तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 4 को 2 इंटू 2 भी लिख सकता हूं। L/2 कितना है आपका, R है, तो WR/2 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। L के टर्म में, R के टर्म में, जिसके टर्म में आपको निकालना है
आप उसके टर्म में आंसर निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन बी WR/2 धनंजय सही थे। गाड़ी बढ़ाते आगे। अब a three-hinged arch is hinged at supports and एक थ्री हिंज आर्च पे कहां पर हिंज हो सकता है? सपोर्ट पर हो सकता है, उसके अलावा कहीं भी हो सकता है यार। थ्री हिंज आर्च में सपोर्ट सेंटर पर भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है ना। दो सपोर्ट पर होंगे और तीसरा इन बिटवीन द आर्च कहीं पे भी हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? एनीवेयर इन द आर्च। क्लियर है मेरा बात? ठीक, सही बात है मयंक, वेरी गुड। ये वाला ट्रस का क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया था कि स्टैटिकली अनस्टेबल स्ट्रक्चरली अनस्टेबल ट्रस है, इसको वापस करने का जरूरत नहीं है। ठीक, ये वाला ट्रस का क्वेश्चन भी आपने कर लिया होगा, है ना, बताने का जरूरत नहीं था। अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन का। इन अ लेंथनिंग जॉइंट मिनिमम नंबर ऑफ नेल्स रिक्वायर्ड आर, है ना, बड़े गौर से समझने का कोशिश करिएगा। ये लेंथनिंग जॉइंट आप स्टील में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? स्टील में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलती से स्ट्रक्चरल एनालिसिस में आ गया है। एक लेंथनिंग जॉइंट फिर भी क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूं। एक लेंथनिंग जॉइंट दो मेंबर्स के बीच का जॉइंट होता है। वो दो मेंबर्स वुड के भी हो सकते, स्टील के भी हो सकते, किसी के भी हो सकते। ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है। इनको ज्वाइन करना है तो आप इनके बीच में एक लेंथनिंग जॉइंट बना सकते हो, ऐसे और ऐसे। ये एक लेंथनिंग जॉइंट है जिसमें नेल्स या रिवेट्स यूज करके आप इनको आपस में जोड़ देते हैं। क्लियर है मेरा बात? या आप स्टील में बढ़ेंगे। मिनिमम नंबर ऑफ जो ये होल्स होते हैं ये अलग अलग में अलग होते हैं। क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि कितने किस मटेरियल पर बना रहे। अगर वुड पे बना रहे होते तो 4 होल सफिशिएंट होता है। स्टील पे बना रहे होते, स्टील का कॉलम पे या स्टील का एंगल सेक्शन पे, तो मिनिमम 8 होल आपको लगते हैं। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, तो ये लेंथनिंग जॉइंट होता है जो आप स्टील में पढ़ेंगे। अभी इसका अपन से कोई लेना देना नहीं है। लाइट गई हुई है तो आपको मैं शायद ना दिखूं, सिर्फ लिखावट और मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी। वर्च्यू ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्स डज अ केबल रेजिस्ट एक्सटर्नल लोड? मान लीजिए आपका सीलिंग पर एक रस्सी लटका, उस रस्सी पे आप ऐसे लटक गए और आपको सपोर्ट कर रहा है वो रस्सी। क्या लगता है कि वो जो केबल है उस पर क्या आ रहा होगा? बेंडिंग आ रहा होगा, शेयर आ रहा होगा कि टेंशन आ रहा होगा? जाहिर सी बात है यार, केबल में सिर्फ टेंशन होता है। केबल में ना शेयर फोर्स आती है, ना बेंड हो सकती है, बेंडिंग मूवमेंट केबल पर नहीं आता, ना टॉर्जन आता है केबल पर। क्लियर है मेरा बात? केबल पे सिर्फ और सिर्फ टेंशन आता है। इवन केबल पे कंप्रेशन भी नहीं आता है। क्लियर है मेरा बात? केबल को कंप्रेस कर लोगे क्या? नहीं, वो एक स्लैग मटेरियल है, कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है भाई, ये ट्रस का क्वेश्चन कर लिए थे। हाँ, अब कौन सा ट्रस है ये आपका, आपको टाइप ऑफ ट्रस बताना है। तो ये एक सिंपल फिंक ट्रस है। क्या है? एक सिंपल फिंक ट्रस है। ठीक है, डबल फिंक ट्रस क्या होता है? अगर यहां पे एक मेंबर और आ जाता। क्लियर है मेरा बात? देखिएगा, ये एक सिंपल फिंक ट्रस है। दिस इज अ सिंपल फिंक, ऐसा ऐसा। ये डबल फिंक हो गया, ये है सिंपल फिंक। ये एक सिंपल फिंक है और ये एक डबल फिंक ट्रस है। क्लियर है मेरा बात? किंग पोस्ट का बात करें, किंग पोस्ट होता है ऐसा। दिस इज अ किंग पोस्ट जो कि रूफ्स में यूज करते हैं। किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, बैरन ट्रस, प्रैट ट्रस, फ्लैट ट्रस, स्लोपिंग ट्रस, बहुत सारे ट्रस के टाइप्स होते हैं। बो स्ट्रिंग होता है, बाल्टीमोर होता है। क्लियर है मेरा बात? कल आप लोग को, अच्छा ये मेरा नंबर है 9752030243, इस पर व्हाट्सअप करिएगा। मैं आपको एक शीट भेज दूंगा,
उस शीट में बहुत सारे प्रकार के ट्रस और उनका शेप दिया हुआ होगा। क्लियर है? किंग पोस्ट, क्वीन पोस्ट, फ्लैट, बाल्टीमोर, प्रैट ट्रस, वॉरेन ट्रस। क्लियर है मेरा बात? और फेंक्स, डबल फेंक, सारे। तो इस पे आप व्हाट्सअप करिएगा हेलो सर ट्रस, तो मैं आपको भेज दूंगा, है ना। कोड क्या है? हेलो सर ट्रस। ठीक है, चलिए। अब ठीक, फर्स्ट थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली बुक कब प्रोवाइडेड होगी यार? दैट आई डू नॉट नो, है ना, कि बुक कब प्रोवाइड होगा। प्लीज आस्क द मैनेजमेंट टीम, मेरे को नहीं आइडिया होएगा उसका। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम ऑफ कास्टिग्लियानो। थ्योरम 1 क्या निकालती थी यार? थ्योरम 1 डिस्प्लेसमेंट निकालती थी, ये अपन को याद है। थ्योरम 1 डिस्प्लेसमेंट निकालती थी, थ्योरम 2 एक्शंस निकालते थे। क्लियर है मेरा बात? ठीक। तो इसमें क्या पूछा है? The first theorem of Castigliano states that the beam of or truss subjected to any load system, deflection at any point y is given by partial differentiation of total strain energy of the system with respect to the force, है ना। x क्या है पूछा, आपसे पूछा है कि x क्या है। अपन डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करते थे? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी। क्लियर है मेरा बात? नंबर 2 में से व्हाट्सएप पर एक्टिव नहीं है। नंबर 2 क्या होता है यार? मेरे को कोई आइडिया नहीं। नवीन कुमार, हिंदी सुधारिए अपनी, है ना, अंग्रेजी भी। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलता था? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू एनी एक्शन गिव्स डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या है? टोटल स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, बच्चों वाली बात है, इसको डिस्कस करने का अपन को जरूरत नहीं है। ठीक, अब बात उठी एक परफेक्ट फ्रेम जिसमें n जॉइंट्स है ना, द नंबर ऑफ मेंबर्स शुड नॉट बी लेस देन। एक परफेक्ट फ्रेम में जिसमें n नंबर ऑफ जॉइंट्स है। क्लियर है मेरा बात? परफेक्ट फ्रेम मतलब जो कि या तो डिटर्मिनेट हो या इनडिटर्मिनेट हो, मतलब अनस्टेबल हो। क्लियर है मेरा बात? तो परफेक्ट फ्रेम नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है मेरा बात? परफेक्ट फ्रेम का फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका? 2j माइनस आर, वेयर आर इज नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन दैट यू कैन पुट। कितनी इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होती है अपनी? 3। तो आंसर क्या हो गया आपका? 2n माइनस 3। 2j माइनस 3 की जगह 2n माइनस 3, जो आप सिस्टम पे लगा सकते हैं। क्लियर है मेरा बात? 29 का टोटल स्ट्रेन एनर्जी, है ना। कास्टिग्लियानो थ्योरम पढ़िएगा। कास्टिग्लियानो थ्योरम क्या बोलती है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एनी फोर्स और एक्शन गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एक्स पूछा है क्या है? पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ टोटल स्ट्रेन एनर्जी। ठीक है, एक बार आप कल जो थ्योरम लिखा था उसको वापस पढ़ लीजिएगा। ये आईएलडी का क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया, जब आईएलडी पढ़ेंगे तब अपन इसको समझ पाएंगे। ठीक, अब बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन। एक 3 इंच आर्च में रेडियल शेयर और नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? समझने का कोशिश करिएगा। मान लीजिए ये एक आर्च है, ठीक है, या ये एक पैराबोलिक या सर्कुलर आर्च थी, 3 इंच आर्च थी। इस पे बहुत सारे लोड्स लगे हुए थे जिसके कारण रिएक्शन आ रहा था और हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट आ रहा था। अब किसी भी पॉइंट x पर आपको रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है। ठीक है, ये आर्च है, आर्च के इस पॉइंट x पर रेडियल शियर होगा, आउटवर्ड सेंटर से बाहर निकलता हुआ आपका रेडियल शियर होगा, और नॉर्मल थ्रस्ट होगा उसके परपेंडिकुलर, मतलब आर्च के टेंजेंट। क्लियर है मेरा बात? ये रेडियल शियर और नॉर्मल थ्रस्ट किसके कारण आ रहे होंगे? ये आ रहे होंगे आर ए और एच ए के कारण, इन रिएक्शंस के कारण। रेडियल शियर का फॉर्मूला होता है v cos थीटा माइनस h sin थीटा,
और नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है v sin थीटा प्लस h cos थीटा। क्लियर है मेरा बात? जिसमें v क्या होता है? v होता है ऑल वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, सम ऑफ ऑल वर्टिकल फोर्सेस, और h क्या होता है? सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, सारे हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम होता है। क्लियर है मेरा बात? समझने का कोशिश करिएगा कि जिस भी पॉइंट x पर आपको रेडियल शेयर या नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है, उसके लेफ्ट में जितनी वर्टिकल फोर्सेस है, RA, W1, W2, इन तीनों का सम, RA पॉजिटिव, W1, W2 नेगेटिव, सबका सम आपका V होता है। HA क्या होता है? HA होता है इस जहां पे भी आपको रेडियल शेयर नॉर्मल थ्रस्ट निकालना है, उसके लेफ्ट में जितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है, उन सबका सम आपका H होता है। तो ये रेडियल शेयर नॉर्मल थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है V cos थीटा माइनस H sin थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा होता है हॉरिजॉन्टल से इस पॉइंट पे जो भी टेंजेंट है, उसका हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है वो थीटा होता है। क्लियर है मेरा बात? अब क्या आप चाहते हैं कि मैं इन फॉर्मूलों को डिराइव करूं कि डायरेक्ट याद कर लेंगे? जल्दी बताइए। राजकुमारी, धनंजय, मयंक एंड राजेंद्र एंड नवीन, डेरिवेशन बताना है कि याद कर लेंगे? डायरेक्ट, वेरी गुड मयंक। और बताओ, याद कर लेंगे, ठीक। फिर भी मान लो अगर आपको करना ही होगा तो क्या करिएगा? देखना, आपको सॉल्व करना ही होगा तो क्या करिएगा? यहां पर रेडियल शेयर ऐसा लग रहा था, यहां नॉर्मल थ्रस्ट ऐसा लग रहा था। ये किनके कारण आ रहा है? ये आ रहा है इस V के कारण, जो RA माइनस W1, W2 है, और इस H का कारण। दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज 90, दिस एंगल इज 90। तो नॉर्मल थ्रस्ट के डायरेक्शन में क्या होगा? H cos थीटा, H cos थीटा है, और V sin थीटा, V sin थीटा है। रेडियल शेयर के लिए क्या होगा? V cos थीटा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये 30 है, ये 90 है, अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो ये 30 होगा। मतलब अगर ये 30 है तो ये 30 होगा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा। तो V cos थीटा उस डायरेक्शन में, H sin थीटा उस डायरेक्शन में। क्लियर है? दोनों उल्टे डायरेक्शन में करके नेगेटिव आएगा। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लो, कोई काम का नहीं है क्योंकि। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 26, 27 बताने की जरूरत नहीं है। A 300 circular arch of span L and rise R is subjected to UDL. The horizontal reaction at the support is. सपोर्ट पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट कितना होगा? 3 इंच पैराबोलिक आर्च है, राइज R है, और सब्जेक्टेड टू यूडीएल है। ये क्वेश्चन बन जाएगा 25th क्वेश्चन, बच्चों वाला क्वेश्चन है। सिमिलर क्वेश्चन अभी अपन ने किया था। WL/2 नहीं, WL/2 नहीं होएगा, WL/4 आया था धनंजय। सी गलत है, ठीक है, सी इज रॉन्ग। ठीक है, कर लोगे इसको 25th को कि बताओ? जल्दी बताओ। बता दो राजकुमारी, अभी तो किया था यार राजकुमारी, थोड़े देर पहले। हाँ, बस R की जगह L/2 था। ये भी L/2 राजकुमारी, और ये भी L/2, एंड दिस इज, अच्छा ये R है, ये क्या है? पैराबोलिक है। लास्ट बार सर्कुलर था, इस बार पैराबोलिक है। पैराबोलिक है, लास्ट बार L/2 था, इस बार स्पान तो L/2 है, पर राइस कितना है? R। क्वेश्चन में दिया है कि राइस का नाम क्या है? R। यूडीएल लगा है बाबा,
यूडीएल लगाए तो सपोर्ट रिएक्शंस कितने हो जाएंगे, सपोर्ट रिएक्शंस हो जाएगा WL/2 और WL/2। ठीक है भाई, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालने का है, सी पर मूवमेंट जीरो कर देते लास्ट बार की जगह, WL/2 इंटू L/2, WL/2 इंटू L/2 माइनस H इंटू आर, H इंटू आर माइनस लेफ्ट में यूडीएल है, प्रत्येक मीटर पर W किलो न्यूटन पर मीटर, तो L/2 मीटर पर W इंटू L/2, जो कहा लगा बीचों बीच अर्थात L/4 पर, तो WL/2 इंटू L/4, WL/2 इंटू L/4 बराबर कितना, 0। क्लियर है मेरा बात? ये कितना हो गया, WL²/4 हो गया, ये कितना हो गया, WL²/8 हो गया, बराबर H इंटू आर। ठीक है, तो इनको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, WL²/8 है ना, माइनस करना तो आता होगा तुम लोग को, एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। क्या स्किप हो रहा है, वीडियो स्किप हो रहा है क्या? नहीं भाई, 4 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा, 2WL² माइनस WL² कितना हो जाएगा, WL²/8। तो H कितना हो जाएगा, तो H कितना हो जाएगा, H हो जाएगा WL²/8R। ये हो गया आंसर, है ना, KG1 KG2 के बच्चों का। ठीक है भाई, तो आंसर कितना हो गया, WL²/8R, ऑप्शन ए। हाँ भाई, सबका वीडियो सही चल रहा है क्या, राजकुमारी का नहीं चल रहा है? किसके वीडियो में दिक्कत जा रही है? मयंक का सही चल रहा है। आप लोग सबसे बढ़िया क्या होगा, i5 प्रोसेसर वाले पीसी पर देखो तो बढ़िया चलेगा, बेहतरीन। ठीक है, चलिए अब गाड़ी बढ़ाते आगे। द रिएक्शन लोकस फॉर अ सेमी सर्कुलर आर्च, ये एकदम फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, रिएक्शन लोकस, लोकस क्या होता है, बचपन में सर आज ही दिक्कत आ रही है, ओके ठीक। लोकस क्या होता है, लोकस होता है सेट ऑफ पॉइंट्स जो एक सर्टेन इक्वेशन को फुलफिल करे, ऐसे पॉइंट्स जो कि एक सर्टेन इक्वेशन को सब फुलफिल कर रहे हो, उस इक्वेशन में बैठ रहे हो। क्लियर है मेरा बात? तो रिएक्शन लोकस फॉर अ सेमी सर्कुलर आर्च, रिएक्शन मतलब सपोर्ट रिएक्शन। मान लीजिए ये एक आर्च है, अरे भाई कहां गई आर्च, ये एक आर्च है, यहां पर सपोर्ट ए का रिएक्शन लग रहा होगा, लोड का अलग अलग वैल्यू पर, लोड का अलग अलग लोकेशन पर, जब लोड यहां लगाए, लोड यहां लगाए, या लोड यहां लगाए, लोड यहां लगाए, तब रिएक्शन की एक इक्वेशन जो कि हर पॉइंट को फॉलो करती हो, है ना। रिएक्शन की इक्वेशन पहली चीज तो एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो रिएक्शन लोकस फॉर अ सेमी सर्कुलर आर्च is a line parallel to pi r/2. is a straight line parallel to pi r/2. ये ऑप्शन आपका सही है, रिएक्शन लोकस ऑफ अ सेमी सर्कुलर आर्च। मान लीजिए सेमी सर्कुलर आर्च है, मतलब सर्कल है, इस सर्कुलर आर्च पर जिसमें ये भी आर है, ये भी आर है, लोड का अलग अलग पोजीशनिंग पर, लोड का अलग अलग पोजीशनिंग पर ये रिएक्शन कितना होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा। तो उसके लिए आपको लोड का अलग अलग इक्वेशन लेना पड़ेगा। ठीक है, या तो एक्स का टर्म में ले सकते, या फिर थीटा का टर्म में ले सकते, कि मान लो ये एंगल थीटा है, तो जब थीटा 0 डिग्री होगा तो अपन ए पर होंगे, थीटा 90 डिग्री होगा अपन सेंट्रल हिंज पर होंगे, थीटा 180 होगा अपन पॉइंट बी पर होंगे। मतलब आपको एक इक्वेशन बनानी है कि लोड का अलग अलग लोकेशन पर रिएक्शन क्या होगा। क्लियर है मेरा बात? तो जब आप उसको डिराइव करोगे
तो आपको रिएक्शन लोकस कहां मिलता है? रिएक्शन लोकस इसका एक स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है, जो कि सपोर्ट से यानी स्प्रिंगिंग से पाई आर बाई 2 की ऊंचाई पर होता है। क्लियर है मेरा बात? आपको सॉल्व करना होगा तो आप क्या कर सकते, मान लीजिए थीटा पर आपने एक लोड लगा दिया डब्ल्यू, इसके कारण ये मान लीजिए आर है, तो बाबा ये भी तो आर होगा, ये आर होगा, तो ये कितना होगा? आर कॉस थीटा। और ये कितना होगा? ये भी आर होगा। तो रिएक्शन निकालना है आपको आर ए, तो आपने बी पर मूवमेंट जीरो किया, अगर मान लीजिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, बी पर मूवमेंट जीरो किया तो क्या हो जाएगा? आर ए इंटू 2r माइनस W इंटू W की दूरी कितनी है? आर कॉस थीटा प्लस आर कॉस थीटा प्लस आर बराबर 0। अब आपको यह पता लगाना है कि रिएक्शन लोकस इक्वेशन बनाना है आपको, तो आपको थीटा का लिमिट डालना पड़ेगा 0 डिग्री एट पॉइंट ए टू 180 डिग्री एट पॉइंट बी। फिर आप उसको सॉल्व करोगे तो आपको रिएक्शन लोकस की इक्वेशन क्या मिलेगी? वैल्यू कितनी मिलेगी? पाई आर बाई 2। तो पूरा डिराइव करने का आपको जरूरत नहीं है, 1.5 पन्ने का डेरिवेशन होएगा। तो उससे अच्छा आप डायरेक्ट याद रखिए कि रिएक्शन एक सर्कुलर आर्च में, मतलब जिसमें राइज एल बाई 2 के बराबर होता है, क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन होती है, उसकी इक्वेशन कितनी दूरी पर होती है? सपोर्ट से पाई आर बाई 2 की ऊंचाई पर होती है। क्लियर है मेरा बात? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन होगा डी, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पाई आर बाई 2। क्लियर है मेरा बात? शायद पीछे आंसर में सी दिया हुआ होगा, जो कि गलत है। सही आंसर क्या है? डी, अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू पाई आर बाई 2। नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहां है भैया? अरे 24 पे आए कहां थे यार? अपन तो ऐसे ऐसे कर कर चल रहे हैं ना। अभी ये किया, अब ये करेंगे, फिर ये करेंगे। क्लियर है मेरा बात? अब पहले क्वेश्चन नंबर 20 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आप लोग को होमवर्क दिया था। क्या था? इन केस ऑफ अ 3-hinged parabolic arch carrying a UDL distributed load on the entire span, bending moment will be। आंसर है डी, 0 throughout the span। याद करो, मैंने आपको एक होमवर्क दिया था जो मेरे को पूरा यकीन है तुम में से एक ने भी नहीं बनाया होगा। मैंने एक पैराबोलिक आर्च दिया था, ये शायद मैंने 20 मीटर दिया था, ये शायद मैंने 8 मीटर दिया था, और यूडीएल लगा दिया था 10 किलो न्यूटन पर मीटर का, मान लो, है ना। एग्जैक्ट डेटा वो नहीं होगा जो मैंने आपको दिया था। आपको मैंने बोला था मूवमेंट निकालिएगा x बराबर 3 मीटर पर, 7 मीटर पर और 15 मीटर पर। ये मैंने निकालने बोला था, 3, 5 और 7 पे बोला था, ठीक है, जिस पे भी बोला था। आप कहीं भी मूवमेंट निकाले होते ना, आपको मूवमेंट का वैल्यू कितना आया होता? 3 पे भी 0 आया होता, 7 पे भी 0 आया होता और 15 पे भी 0 आया होता। मैंने आपको बोला था कि पैराबोलिक आर्च पे भी निकालना, फिर दूसरा क्वेश्चन करना जिसमें 10 मीटर लेके सर्कुलर आर्च लेना, उसमें 0 नहीं आ रहा था। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, तो आपने नहीं बनाया होगा, पूरा यकीन है मेरे को आप लोग पे। रिएक्शन कितना कितना हो जाएगा बाबा? रिएक्शन हो जाएगा 10 इंटू 200 टोटल लोड है, 200 में से 100 ये सह लेगा, 100 ये सह लेगा। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन कितना हो जाएगा? हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है, सी पर मूवमेंट 0 कर दीजिए। सी पर मूवमेंट 0 करेंगे तो रिएक्शन आर ए 100 इंटू 10, दिस वुड बी 10, 100 इंटू 10
h इंटू 8, h इंटू 8 माइनस सी का लेफ्ट में यूडीएल है, कितना यूडीएल है, प्रत्येक मीटर पर 10 किलो न्यूटन, 10 मीटर पर कितना, 10 इंटू 10 100, ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी 5, 100 इंटू 5 माइनस 100 इंटू 5 बराबर 0। तो h कितना हो जाएगा बताओ भाई, 1000 माइनस 500, 500 बटा 8, ये आपका h हो जाएगा। कितना होता है वो, दैट इज 62.5, 37.5 नहीं राजकुमारी, 62.5, सही से करिए कैलकुलेशन। क्लियर है मेरा बात। अब मूवमेंट निकालते, कहां पर निकालना चाहोगे, 3 मीटर पर, 7 मीटर पर, 15 मीटर पर, तुम लोग को कहीं और निकालना होगा, कहीं और निकाल लेना, 10 की जगह 12 लेना होगा, 12, पूरा डेटा चेंज कर लेना, बस आर्च पैराबोलिक रखिएगा। 7 मीटर पर निकालना है मयंक को, चलिए भाई मयंक की बात पूरी रखी जाए, तो एच आ गया अपन को। 7 मीटर पर निकालना है, अर्थात यहां पर निकालना है मयंक को, यहां पर। यार तो यहां पर पहले y पता होना चाहिए कि ये y कितना है। y का फॉर्मूला क्या होता है, 4hx l माइनस एक्स अपॉन एल स्क्वायर, x बराबर 7 पर, 7 मीटर पर, y कितना हो रहा होगा, 4 इंटू 8 इंटू 7, 20 माइनस 7, x का वैल्यू 7, लेंथ l का वैल्यू 20, h का वैल्यू राइज 8 अपॉन 20 का स्क्वायर, कितना आता है y बताओ भाई, y बताइए कितना आया, यह आया 7.28, y कितना निकल कर आया 7.28 मीटर्स, है ना, y कितना निकल कर आया 7.28 मीटर। अब यहां पर मूवमेंट निकाल लेते भाई फटाफट, मूवमेंट एट एक्स इक्वल 7 मीटर, यहां पर मूवमेंट निकालेंगे, लेफ्ट से निकाला, पहला लोड है 100, 100 का दूरी कितना है 7, यहां मूवमेंट निकालना है, 100 का दूरी कितना है 7 मीटर, तो 100 इंटू 7, ये गया क्लॉकवाइज। लेफ्ट में एच भी है, एच कितना है 62.5, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 7.28, 7.28। लेफ्ट में यूडीएल भी है, प्रत्येक मीटर पर 10, 7 मीटर पर कितना, 7 मीटर पर 70, वो 70 कहां लगा, बीचों बीच, किसके बीच, 7 के बीच, मतलब ये दूरी कितनी 3.5, तो -70 इंटू 3.5, 70 इंटू 3.5, है ना, 70 इंटू 3.5 बराबर कितना 0। इसको सॉल्व करो, वैल्यू कितनी आती है बताओ, 700 माइनस इतना इंटू इतना, आंसर कितना आएगा 0, निकाल कर देख लीजिएगा, ठीक है, कर कर देखिए फटाफट, 62.5 इंटू 7.28 एंड 70 इंटू 3.5, दैट इज 700, 700 माइनस 700 इज 0। मतलब क्या अपन ने नोट डाला, ठीक है, नोट अपन ने ये डाला, ऑन अ पैराबोलिक आर्च 3 हिंज हो या 2 हिंज हो, ऑन अ 2 हिंज और 3 हिंज पैराबोलिक आर्च subjected to UDL throughout the span, bending moment at any point on the arch is what is 0। क्लियर है मेरा बात, बढ़ जाए आगे, नोट करिएगा, नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए कहानी बढ़ाई जाए आगे। अब करने का है 24। A 3-inch parabolic arch has its abutment at a depth of h1 and h2 below the ground। अच्छा, मतलब
पैराबोलिक आर्च है और दोनों का लेफ्ट और राइट सपोर्ट का H1 H2 अलग अलग है, मतलब इक्वल नहीं है आर्च, इक्वल जो दोनों सपोर्ट्स है इक्वल RL पर नहीं है, सेम लेवल पर नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है सपोर्ट। क्लियर है मेरा बात? ठीक है। इट इज सब्जेक्टेड टू यूडीएल W पर यूनिट लेंथ फॉर द होल स्पान, थ्रू आउट यूडीएल लगा है W। इफ द स्पान ऑफ द आर्च इज L, लेंथ L है, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एट ईच सपोर्ट इज गिवन बाय, हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का वैल्यू कितना आएगा? ठीक है भाई, बड़े गौर से सब मेरी तरफ देखिएगा। गेट में या किसी भी एग्जाम में, गेट में अगर मान लो 100 मार्क्स का पेपर है, आज तक किसी के भी 100 में 100 नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि कोई भी पेपर बनता है ना, तो उस पेपर में मान के चलिए 40% सिंपल होता है, 20% एवरेज होता है, आगे का 30% मतलब अप टू 90% टफ होता है जिसमें रैंक निकलती है, और आखिरी का 10% बताने के लिए होता है कि भाई सबसे नहीं बनेगा, है ना। गेट है, 100 में 100 कोई नहीं लाएगा, एसएससी है, पूरे में पूरा किसी को नहीं मिल पाएगा। हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो कोई ना कर सके अनलेस मेरे जैसे लोग हो, मेरे जैसे लोग हो ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन भी कर लेते हैं क्लियर एग्जाम में भी। तो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना, तो बिना सोचे समझे आंख बंद करके अगले क्वेश्चन पे चले जाइएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना। अब आप बोलोगे सर फॉर्मूला याद कर सकते हैं, है ना। फॉर्मूला मेरे को याद नहीं हो पाएगा इतना बड़ा, तुम लोग क्या याद करोगे और कितने करोगे? क्लियर है मेरा बात? ठीक है, तो अपन निकालने का कोशिश करते हैं। ऑप्शन देख लिया अपन ने सारे के सारे, इसको सॉल्व करना है, काफी लेंदी है, चेक करिएगा। पर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भूल जाइएगा, बनाना ही नहीं, आगे बढ़ जाइएगा। ऐसा है आज, पैराबोलिक है मतलब, और दोनों लेवल अलग अलग हाइट पे है, एक H1 हाइट पर है और दूसरा H2 हाइट पर है। मान लो ये वाली लेंथ है L1 और मान लीजिए ये वाली लेंथ है L2। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। थ्रू आउट क्या लगा हुआ है? यूडीएल लगा हुआ है, थ्रू आउट यूडीएल लगा हुआ है, कितना? W किलो न्यूटन पर मीटर का। ठीक है, आपको क्या निकालना है? आपको हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट निकालना है। टोटल स्पान कितना दिया है क्वेश्चन में? मान लो टोटल स्पान L है, उसने L1 और L के बीच रिलेशनशिप नहीं दिया, पर उसने क्या बता दिया? एक पैराबोलिक आर्च है। नहीं नहीं, कोई रहने नहीं देंगे, इसको करेंगे अपन राजकुमारी, डर के आगे जीत है ना। तो ये A है, ये B है। सबसे पहले अच्छा, दोनों का सपोर्ट अलग अलग है। यहां पर एक रिएक्शन लग रहा होगा RA, यहां एक थ्रस्ट लग रहा होगा HA। पहले आपने B पर मूवमेंट 0 लिया, B पर मूवमेंट 0 लिया तो क्या मिला? RA इंटू L, RA इंटू L प्लस HA इंटू H2 माइनस H1, है ना। HA का दूरी कितना है परपेंडिकुलर? ये भैया इतना H2 है और इतना H1 है। H2 में से H1 हटा दोगे तो आपको ये मिल जाएगा H2 माइनस H1, परपेंडिकुलर दूरी H की परपेंडिकुलर दूरी कितनी है? H2 माइनस H1। ये कैसा गया? ये भी क्लॉकवाइज गया। क्लियर है मेरा बात? B पर मूवमेंट 0 कर रहे थे, लेफ्ट में यूडीएल भी है, प्रत्येक मीटर पर W, L मीटर पर कितना? W इंटू L। वो कहां लग रहा होगा? बीचों बीच, बराबर कितना? 0, एंटी क्लॉकवाइज। प्रत्येक मीटर पर W, L मीटर पर W इंटू L, जो लग रहा होगा बीचों बीच। ये दूरी कितनी हो रही होगी? L/2, तो WL इंटू L/2 नेगेटिव में बराबर 0। ये RA और H के टर्म में पहली इक्वेशन मिली भाई। अब RA और H के टर्म में दूसरी इक्वेशन निकालनी है, तो क्या करेंगे? ज्वाइंट C पर मूवमेंट 0 करेंगे। क्लियर है मेरा बात? C पर मूवमेंट 0 करने पर क्या मिलता है? जब C पर मूवमेंट 0 किया अपन ने, क्या मिला? RA इंटू L1, RA इंटू L1
क्लियर है मेरा बात? और क्या मिला? एच ए इंटू एच वन, एच ए इंटू एच वन, एच ए इंटू एच वन। लेफ्ट में यूडीएल है, प्रत्येक मीटर पर डब्ल्यू किलो न्यूटन, L1 मीटर पर कितना? W इंटू L1। कहाँ लगा? बीचों बीच L1/2 पर। तो माइनस डब्ल्यू इंटू L1 इंटू L1/2, मतलब WL1² बराबर कितना? 0। दो अननोन, दो इक्वेशन। पर यार ये L1 नहीं जम रहा है। RA है, HA है, अच्छा लग रहा है, L1 नहीं जम रहा है। तो क्या याद रखिएगा, पैराबोलिक आर्च में या एक नॉर्मल पैराबोला का फंक्शन समझे जो अपन ने 11वीं 12वीं में पढ़ा था। L1 कितना होता है? L1/√H1 बराबर होता है L2/√H2 के, जो बराबर होता है L/√H1 प्लस √H2 के। क्या? पहले का स्पान, पहले का राइस, कुछ इस तरह बराबर होगा दूसरे का स्पान और दूसरे का राइस, इस प्रोपोर्शन में बराबर होगा टोटल स्पान और दोनों का राइस मिला के। तो यहां से L1 कितना आएगा? यहां से L1 आएगा, √H1 को वहां भेजो तो L1 आएगा इतना, √H1 प्लस √H2। क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट? अब उस L1 को यहां पर पुट करना है इस इक्वेशन में। बड़ा मजा आने वाला है दोस्तों, देखते जाइएगा। इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया तो बताइए नोटेड। ठीक, तो पहले ये वाली इक्वेशन को लिखते। पहली इक्वेशन क्या थी? RA इंटू एल माइनस HA/H2 माइनस HA/H1 माइनस WL²/2 बराबर 0। ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन अभी अभी अपन ने लिखी थी। दूसरी इक्वेशन में L1 की जगह क्या डाल सकते? उतना है ना। तो क्या आ जाएगा? RA L√H1 अपॉन √H1 प्लस H2। HA/H1 तो ऐसा ही होगा। L1 स्क्वायर की जगह, L1 का स्क्वायर की जगह वो डालना है अपन को, याद रखिएगा। क्लियर है मेरा बात? चलिए डालते। तो RA इंटू L1, ठीक है, RA इंटू L1 की जगह क्या? L√H1 अपॉन √H1 प्लस √H2 माइनस HA इंटू H1 माइनस W L1²/2 था, है ना। L1 का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, मतलब L1 का स्क्वायर मतलब ये होता है L1, ये होता है L1, इसका स्क्वायर, स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर बाई 2। इसका स्क्वायर करेंगे तो L² आ जाएगा। √H1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? अंडर रूट हट जाएगा और यहां √H1 प्लस H2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा W L² H1 2 √H1 प्लस √H2 का होल स्क्वायर बराबर कितना? 0। स्क्वायर करके डाल दिया मैंने। अब यहां पर RA इंटू एल है, अपन चाहते इक्वेशन 2 में भी RA इंटू एल हो जाए। तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2, या आपकी इक्वेशन 2 है, विथ √H1 प्लस √H2 अपॉन √H1। इससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जब वो, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, तो यहां क्या बचेगा? सिर्फ RA इंटू एल, सिर्फ बचेगा RA इंटू एल। यहां क्या आ जाएगा? HA/H1 तो था, इससे मल्टीप्लाई जब करोगे आप, HA/H1 तो था, उससे मल्टीप्लाई करोगे √H1 प्लस √H2 अपॉन √H1।
उसको भी मल्टीप्लाई करोगे माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर एच वन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच टू का होल स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच टू अपॉन अंडर रूट एच वन। क्लियर है मेरा बात? अब जो भी कट रहा है काटते यार, ये अंडर रूट एच वन इसको अंडर रूट एच वन बना देगा, है ना। इसको यहां पे काट दिया, ये इस पे रूट चढ़ गया, ये हटा दिया। वैसे ही यहां से ये स्क्वायर कट गया, ये अंडर रूट एच वन ने इस पे रूट चढ़ा दिया। क्लियर है मेरा बात? अब वापस इसको अच्छे से लिखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, आर ए इंटू एल माइनस एच ए। इसको अंदर डाल लेते, अंदर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, एच वन अंडर रूट एच वन और अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच वन एच टू माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर अंडर रूट एच वन अपॉन ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच टू बराबर 0। ये हो गई आपकी इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को अगर माइनस कर दोगे तो आर ए एल कट जाएगा। 1 और 3 को माइनस कर देंगे तो आर ए एल कट जाएगा, एच ए बच जाएगा, बस जो निकालना है अपन को। चलिए भाई माइनस किया जाए, बड़ा मजा आने वाला है। इसको नोट कर लो, फिर इसी में माइनस करूंगा यार, अगले पेज में जाऊंगा तो दिखना मुश्किल हो जाएगा। नोट कर लिया आप लोगों ने? जल्दी बताओ। मयंक ने नोट कर लिया। हाँ, स्पीड में दिमाग चले तो प्री में भी आ सकता है, गेट में तो आ ही सकता है यार, है ना। गेट में भी आएगा तो भी छोड़ने का होता है। चलिए अब दोनों को माइनस करना था, बीच का मिटा रहा हूं यार मैं। इसको और इसको माइनस करेंगे, है ना, तो आर ए एल तो कट जाएगा, है ना। यहां पर क्या बचेगा, मान लो मैंने एच ए कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, माइनस एच टू माइनस एच वन। यहां पर क्या बचेगा, माइनस एच वन, है ना। अच्छा, माइनस करोगे तो ये वाला प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन माइनस ये इक्वेशन करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, प्लस एच वन, है ना, प्लस अंडर रूट एच वन एच टू। ठीक है, अब इनको माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू माइनस करोगे इस इक्वेशन को तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच टू, ठीक है, बराबर 0। ठीक है भैया। अब यहां से ये माइनस एच वन प्लस एच वन कट गया, एच ए अंदर क्या है, अंडर रूट एच वन एच टू माइनस एच टू इक्वल टू, उसको वहां लेकर गए तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू कॉमन आ गया, दोनों में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू है, ये वहां जाके पॉजिटिव हो गया 1, ये वहां जाके नेगेटिव हो गया माइनस अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच टू, ऐसा हो गया भैया। ठीक है भाई, अच्छा लगा, क्लियर है मेरा बात? अब और आगे बढ़ा जाए, एच ए कितना हो गया, उसको और सॉल्व करते हैं पहले। अंडर रूट एच वन एच टू माइनस एच टू डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, एलसीएम लेंगे, अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच टू, यहां क्या आ जाएगा, अंडर रूट एच वन प्लस अंडर रूट एच टू माइनस अंडर रूट एच वन, अंडर रूट एच वन कट जाएगा, बचा फाइनली ये। क्लियर है मेरा बात? एच ए बराबर डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई टू, वहां अंडर रूट एच टू बचा हुआ है,
नीचे क्या बचा है, अंडर रूट h1 प्लस अंडर रूट h2। ये जो था ये भी डिनोमिनेटर में गया वहां पे, अंडर रूट h1 h2 माइनस h2। क्लियर है, इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। अरे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं एक के बाद एक उसको सॉल्व करते जा रहा हूं। सिर्फ जो अपन ने 9th 10th में मैथ्स पढ़ा था बस लेंदी है, बाकी मल्टीप्लीकेशन है यार, और क्या। नोट कर लीजिए इसको भी फटाफट। क्यों भाई, नया क्वेश्चन बनाना टफ थोड़ी ना। हाँ मेरे को अभी बोलो, मैं अभी एक नया क्वेश्चन बनाता हूं, किसी से नहीं बनेगा, ऑल इंडिया रैंक 1 से भी नहीं बनेगा। चलिए इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। नोट कर लिया, जल्दी बताइए। ये जबकि सिंपल क्वेश्चन है, इसमें दिमाग कम लग रहा है, मेहनत ज्यादा लग रही है। चलिए अब यहां से अपन को आगे बढ़ना है, ऊपर का मिटा रहा हूं। अब इसको ऑल सॉल्व करते, एच ए बराबर WL²/2 है ना, अंडर रूट h1, इसमें मल्टीप्लाई करते इसको पूरा उसमें, इसको पूरा उसमें, तो कितना आएगा, अंडर रूट h1 को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, h1 अंडर रूट h1 अंडर रूट h1 अंडर रूट h1 का स्क्वायर मतलब h1 इंटू अंडर रूट h2, ये बचा हुआ, इसको उसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, अंडर रूट h1 h2, इसको उसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा, प्लस अंडर रूट h2 और अंडर रूट h2 कितना हो जाएगा, h2, और बच जाएगा रूट h1, है ना, रूट h1 बच जाएगा और h2 बच जाएगा, इसको उसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, h2 अंडर रूट h2 माइनस h2 अंडर रूट h2। क्लियर है मेरा बात, ये h हो गया। अब यार ये और ये तो कट गया, ठीक है, एच ए बचा WL²/2 h1 अंडर रूट h2 माइनस h2 अंडर रूट h2, है ना भाई, इतना ही बचा, 1 2 3 4, हाँ जी। अब ऊपर ये अंडर रूट h1 दिख रहा था आपको, इस ऊपर अंडर रूट h1 को इसमें डिवाइड कर दीजिए, अंडर रूट h1 यहां भी डिवाइड हो गया, अंडर रूट h1 यहां भी डिवाइड हो गया। क्लियर है मेरा बात, ठीक है, अंडर रूट h1 अंडर रूट h2 और अंडर रूट h1 h2 देन प्लस अंडर रूट h1 h2 माइनस h2 अंडर रूट h2, ठीक, WL²/8 अंडर रूट h1, ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये अंडर रूट h1 था जो इसमें नीचे डिवाइड, यहां अंडर रूट h2 था यार, क्या था, अंडर रूट h2 था, वो डिवाइड हुआ, सॉरी, है ना, यहां अंडर रूट h2 था न्यूमरेटर में, यहां पे मैंने 1 लिख दिया था, उसको नीचे लेकर आकर डिवाइड कर दिया, तो यहां पर ये और ये कट गया, यहां पर ये और ये कट गया, तो आंसर क्या मिला, WL²/2 h1 माइनस h2। क्लियर है मेरा बात, कोई डाउट, पक्का, ठीक है, तो ये आपका कहानी था, ये एच ए का आपको वैल्यू मिल गया। चलिए वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है कि मैंने एक नहीं, मैंने 4 गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं ली, ठीक है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ राजस्थान। चलिए अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो उसको लास्ट में करने के लिए छोड़िएगा, है ना, अगर मान लीजिए पूरा पेपर खत्म हो गया है आपका, उसके बाद भी आपके पास आधा घंटा बचा है, तब इस क्वेश्चन में दिमाग लगाइएगा, वरना मत लगाइएगा।
अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा और कैलकुलेशन में कहीं गलती हो जाएगी तो आंसर भी नहीं आएगा। नोट कर लिया था ना इसको आप लोगों ने? चलिए मूविंग ऑन। अब बनाते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन स्ट्रेन एनर्जी का था। ट्रस का स्ट्रेन एनर्जी अपन ने पढ़ लिया था। आपको मेंबर एक्स वाई में स्ट्रेन एनर्जी निकालना था। मेंबर एक्स वाई में स्ट्रेन एनर्जी निकालना है आपको, तो एक्स वाई में स्ट्रेन एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? पी स्क्वायर। ट्रस में स्ट्रेन एनर्जी का फॉर्मूला कल बताया था मैंने, पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE। लेंथ दिया है, एरिया इलास्टिसिटी दिया है क्वेश्चन में, बस क्या निकालना है आपको? फोर्स इन मेंबर एक्स वाई निकालना है, पी निकालना है मेंबर एक्स वाई में। तो कल अपन ने ये क्वेश्चन कर लिया था जहां तक मेरे को याद है। ये एक्स वाई दिया था, डेटा अलग था। एक कट लगाएंगे ऐसे, एक्स वाई में फोर्स कितना आ रहा होगा? 10 किलो न्यूटन, 10 का टेंशन आ रहा होगा। क्लियर है मेरा बात? तो पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE मतलब 10 का स्क्वायर, लेंथ कितना है? 3 मीटर, अपॉन 2 इंटू 60। क्लियर है मेरा बात? क्या बोला मैंने? 10 का स्क्वायर इंटू एल इज 3, 10 का स्क्वायर 100, 100 इंटू 3 300, अपॉन 2 इंटू 30, 300 अपॉन 60, 300 अपॉन 60 कितना हो गया? 5। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। क्लियर है मेरा बात? कल ये क्वेश्चन अपन ने कर लिया था। वर्टिकल लोड भी है तो क्या हो गया? जब आप ऐसे कट लगाओगे तो एक्स में तो 2 ही फोर्स होंगे। अगर 10 वहां है तो इसको 10 यहां होना पड़ जाएगा, तो एक्स वाई में 10 ही आएगा। क्लियर है मेरा बात? चलिए अब बात करते हैं, ठीक, द स्पान ऑफ डिप ऑफ अ पैराबोलिक केबल of length L and dip S option B L plus 8/3 D square by L। एक केबल है, केबल अपना वेट के कारण पैराबोलिक शेप लेती है। कौन सा शेप लेती है? पैराबोलिक शेप लेती है। इसमें केबल में ये सपोर्ट से मान लीजिए, ये उसका स्पान कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज स्पान ऑफ द केबल, दिस इज कॉल्ड एज डिप ऑफ द केबल। ठीक है, डिप ऑफ द केबल। टोटल केबल की लेंथ को डिनोट करते हैं एस से। इतना एल है तो केबल की लेंथ तो ज्यादा है ना? केबल का लेंथ ज्यादा होगा तभी स्पान कम हो रहा होगा। केबल का लेंथ इतना है, स्पान सिर्फ इतना है। क्लियर है मेरा बात? तो लेंथ ऑफ द केबल इज गिवन बाय एल से तो ज्यादा ही होगी। कितनी ज्यादा होती है? 8/3 टाइम्स ऑफ डी स्क्वायर बाई एल, वेयर डी इज डिप ऑफ द केबल। क्लियर है मेरा बात? नोट कर लीजिए इसको भी। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलिए अब टू हिंज आर्च में अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आर्च इलोंगेट होगा कि कॉन्ट्रैक्ट होगा? जाहिर सी बात है, कभी भी टेम्परेचर बढ़ता है तो मटेरियल एक्सपांड होता है, इलोंगेट होता है। तो मटेरियल इलोंगेट होगा तो सबसे ज्यादा, है ना, बेंडिंग मूवमेंट कहां पे होगा? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आएगा आपका ग्राउंड पर। क्लियर है मेरा बात? जब टेम्परेचर एक्सपांड होगा, अब एक्सपांशन के बारे में ये नहीं बताया है कि सिर्फ लेफ्ट आर्च पे हो रहा है कि सिर्फ राइट पे हो रहा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानेंगे? थ्रू आउट द आर्च सेम टेम्परेचर से एक्सपांशन हो रहा है, तो उसके कारण मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट कहां पे आएगा? क्राउन पे, सेंटर पे आएगा, सबसे ऊंचाई वाले पॉइंट पे। क्लियर है मेरा बात? तो आंसर क्या हो जाएगा आप इसका? मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट एट द क्राउन। ठीक, कोई डाउट इसमें किसी को? बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। द शेप ऑफ अ सस्पेंडेड केबल इज पैराबोलिक, है ना भाई?
सर्कल में जाता है क्या केबल? घर जाके रस्सी ऐसे, आप धागा ऐसे छोड़िएगा, क्लियर है? देखिएगा सर्कल बना कि पैराबोला बना, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हो गया था, बाकी ट्रस्ट के क्वेश्चन अपन ने बना लिए थे, क्लियर है मेरा बात? कोई डाउट इसमें? फिर अपन ने मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन चालू किया था, बेटिस थ्योरम पढ़ा था, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम अपना रह गया था, वो अपन को करना है और शीट नंबर दूसरी चालू करनी है। क्वेश्चन सही नहीं दिख रहा है, अभी दिख रहा होगा, एक्चुअल में जब मैं स्क्रॉल करूंगा ना तब नहीं दिखेगा सही से, उसके बाद 5 सेकंड वेट करिएगा फिर सही दिखेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहां है भैया? व्हाट डज मिलर विलेट-मोर डायग्राम यील्ड? हाँ भाई, ये भी एक क्वेश्चन है। देखिएगा ये जो क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है विलेट-मोर डायग्राम, कायदे से विलेट-मोर डायग्राम आपका इंजीनियरिंग का ही सिलेबस में नहीं है ना। विलेट-मोर डायग्राम आपका ना इंजीनियरिंग का सिलेबस में ना एमटेक का सिलेबस में। विलेट-मोर डायग्राम ट्रस के किसी ज्वाइंट पर डिफ्लेक्शन निकालने के काम में आता है। कैसे? कल अपन ने कास्टिग्लियानो मेथड से थ्योरम 1 से डिस्प्लेसमेंट निकालना सीखा था, वो क्या है? यूनिट लोड मेथड से डिस्प्लेसमेंट निकालना। क्लियर है मेरा बात? समझने का कोशिश करिए, बताता हूं। बात करें कास्टिग्लियानो थ्योरम 1 की। कास्टिग्लियानोस थ्योरम 1 ये निकालता है डिस्प्लेसमेंट, किसमें? ये डिस्प्लेसमेंट निकालता है बिल्डिंग रिजिड ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर पे भी और पिन ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर पे भी। क्लियर है मेरा बात? रिजिड ज्वाइंटेड यानी बीम पर भी निकालता है, फ्रेम पर भी निकालता है, और पिन ज्वाइंटेड यानी कि ट्रस में भी कास्टिग्लियानो थ्योरम 1 डिस्प्लेसमेंट निकालता है। ट्रस में जब कास्टिग्लियानो थ्योरम 1 डिस्प्लेसमेंट निकालता है तो वो डिस्प्लेसमेंट किसका थ्रू मिलता है? वो डिस्प्लेसमेंट मिलता है यूनिट लोड मेथड से। किससे मिलता है? यूनिट लोड मेथड से, है ना। आप मेरी रेगुलर क्लास अगर अटेंड कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा यूनिट लोड मेथड से डिस्प्लेसमेंट निकालने के 3 तरीके होते हैं। एक एक्सटर्नल लोडिंग के कारण, एक टेम्परेचर चेंज के कारण, और एक फैब्रिकेशन एरर के कारण, है ना। तो एक्सटर्नल लोड के कारण डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर एक्सटर्नल लोड्स ट्रस में, ट्रस डिस्प्लेसमेंट के केस एक्सटर्नल लोड के कारण अगर निकालना है, एक्सटर्नल लोड के कारण डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन पी एन एल अपॉन ए ई। टेम्परेचर चेंज के कारण डिस्प्लेसमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है ट्रस में समीशन एन एल अल्फा डेल टी, और फैब्रिकेशन एरर के कारण ड्यू फैब्रिकेशन एरर, फैब्रिकेशन एरर अगर ट्रस में हो तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट निकालने का समीशन एन इंटू डेल। ये 3 फॉर्मूले आप लोग याद करिएगा, है ना। कि अच्छा, तो धनंजय एक बार टेक्निकल सपोर्ट को प्लीज कॉल कर बात कर लीजिए, है ना। ट्रस में डिस्प्लेसमेंट निकालने के 3 केसेस होते हैं, एक्सटर्नल लोड के कारण, टेम्परेचर चेंज के कारण और फैब्रिकेशन एरर के कारण। ये तीनों ही किस पर बेस्ड है? ये तीनों ही बेस्ड है आपका यूनिट लोड मेथड पर। ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये तीनों ही किस पर बेस्ड है? यूनिट लोड मेथड पे। यूनिट लोड मेथड किस पे बेस्ड है? कास्टिग्लियानो थ्योरम 1 पे। ये क्या है? ये एनालिटिकल मेथड है ट्रस के ज्वाइंट पर डिस्प्लेसमेंट निकालने का। क्लियर है मेरा बात? एन है, ये जो कैपिटल एन है ये है एक्सियल लोड्स इन मेंबर्स ड्यू यूनिट लोड। पी है एक्सियल लोड्स इन मेंबर ड्यू एक्सटर्नल लोडिंग। लेंथ एरिया इलास्टिसिटी, एक्सियल लोड इन मेंबर ड्यू यूनिट लोड, लेंथ
coefficient of thermal expansion and temperature change, axial force in the member due unit load and deformation in the member. इसका पूरा मतलब ये टॉपिक को करने में मिनिमम 2 घंटे चाहिए। क्लियर है मेरा बात? तो मैं आपको सिर्फ इसका फॉर्मूला बता सकता हूं, है ना। आप एक बार रेगुलर की क्लास वाले वीडियो में इसको देख लीजिएगा, राजकुमारी अटेंड करती है उसको पता होगा, ये कल कवर हो गया, ठीक है। तो रिकॉर्डेड वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या समझाना चाह रहा था, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? मिटा दूं इसको? ठीक। अब मैं आपको ये बोल रहा था कि ट्रस में डिस्प्लेसमेंट निकालने के 2 तरीके होते हैं। एक होता है एनालिटिकल मेथड, जो कि है आपका यूनिट लोड मेथड। दूसरा मेथड होता है आपका ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड? ग्राफिकल मेथड, जो आप निकाल सकते हो विलेट मोहर डायग्राम से। क्लियर है मेरा बात? ये ग्राफिकल मेथड से कैसे ट्रस में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं? ट्रस में ये सोचते कि अगर ये ज्वाइंट 3 सेंटीमीटर नीचे गया तो पिछला वाला कितना नीचे जाएगा, कौन कितना नीचे जाएगा, ठीक है। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्वेश्चन वहां आना भी नहीं चाहिए था, कहीं आया भी नहीं होगा आई गेस। फिर भी देखते, विलेट मोहर डायग्राम हल्का सा मैं आपको बताता हूं क्या है। मान लो भैया एक ट्रस है कुछ ऐसा, ट्रस है कुछ ऐसा, ठीक है भाई। और थोड़ा सा ले लेते, ज्यादा मजा आएगा, ठीक। ये सब 3 मीटर है, ये भी 3 मीटर है। दिस इज ए बी सी डी ई। मान लो आपको जॉइंट डी विलेट मोहर डायग्राम में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये देना जरूरी है किसी एक जॉइंट में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मान लीजिए आपको दिया है जॉइंट डी 3 सेंटीमीटर नीचे गया, मतलब अब डी जॉइंट यहां आ गया, तो बाकी जॉइंट्स और ट्रस का फाइनल शेप अब क्या हो रहा होगा वो विलेट मोहर डायग्राम बताता है। मान लीजिए जॉइंट बी है, बी से डी की दूरी अपन निकाल सकते हैं पाइथागोरस से, है ना। ये मान लो ये भी 3 मीटर है, तो पाइथागोरस से बीडी आपको मिल जाएगा √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, √36 प्लस 9, दैट विल बी √45, है ना। √45 रेडियस वाला, √45 का रेडियस से आप ग्राफिकल मेथड है, मतलब कॉपी पेन से बनाते, व्हाइट शीट पर ट्रस बनाया, स्केल में बनाया, है ना, 3-3 सेंटीमीटर के सब बनाए। जितना ये रेडियस था उसी रेडियस से यहां पर काट कर डी को ले लेते। अब डी यहां है, इसका रेडियस जो भी हो वहां से काट कर ई को ले लेते। क्लियर है मेरा बात? ये रेडियस कम है तो ई कम यहां गया होगा, यहां पर ई आ गया होगा। सी भी यहां मूव किया होगा, एसी का रेडियस लेके यहां काट ले लेते, ये सी हो गया। ये तो सपोर्ट है, यहां से बिल्कुल हिलेगा नहीं। तो अब ट्रस कैसा दिखेगा? अब ट्रस दिखेगा ऐसा, अब ट्रस दिख रहा होगा ऐसा, ठीक है। यह आपका विलेट मोहर डायग्राम है। ट्रस का डिस्प्लेसमेंट निकालने में मदद करता है, किस केस में? ग्राफिकल तरीके से, कि ट्रस कहां पर डिस्प्लेस होकर आ गया होगा। क्लियर है मेरा बात? कोई काम का नहीं है आपके। तो क्या बात कर रहे थे? और इसके बहुत लिमिटेशंस है। क्या बताता है? जॉइंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पिन जॉइंटेड फ्रेम, ट्रस का जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऑप्शन डी। क्लियर है मेरा बात? ठीक है। विलेट मोहर डायग्राम में रेगुलर क्लास में नहीं बताता हूं। चलिए, अब बाकी सारे आई गेस कर लिए थे ना अपन ने, एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी बचा होगा कभी भी मेरे को बता दीजिएगा, वो अपन कर लेंगे। अब आते हैं अपन शीट नंबर 2 पर।
पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन सोचिए कैसे करेंगे। एकदम सही बात है नवीन, पहले का आंसर डी है। कल मैंने आपको बताया था बेटीज थ्योरम है, W1 इंटू डेल वन, फर्स्ट सेट ऑफ एक्शन सेकेंड सेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बराबर W2 इंटू डेल टू, W1 इंटू डेल वन बराबर W2 इंटू डेल टू। तो डेल वन बाई डेल टू कितना हो जाएगा, W2 बाई W1। बेली नहीं, बेटीज, BTTY, बेटीज थ्योरम है। इसमें किसी को डाउट है भैया क्वेश्चन 1? आप चाहते हैं क्या मैं बोर्ड पे जाके बताऊं इसको? नहीं ना, चल जाएगा। ठीक, राजकुमारी क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ गया आपको? W1 इंटू डेल वन बराबर W2 इंटू डेल टू। सॉल्व करोगे तो आपको डेल वन बाई डेल टू, W2 बाई W1 मिल जाएगा। ठीक, स्ट्रेन एनर्जी कैंटिलीवर बीम में, कल इसका स्ट्रेन एनर्जी अपन ने निकाल लिया। हाँ, 2 का भी डी है नवीन कुमार, P²L³ बाई 6CI। बढ़ जाए आगे, कल इसको किया था अपन ने सॉल्व, करने का जरूरत नहीं है। The unit load method used in structural analysis is derived from Castigliano's theorem। नवीन फॉर्म में, वेरी गुड नवीन, है ना। यूनिट लोड मेथड कास्टिग्लियानो थ्योरम से डिराइव हुआ है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया। ठीक भाई, अब फॉर अ लीनियर इलास्टिक सिस्टम मिनिमाइजेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी यील्ड्स। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन बताएगा? ये तुम लोग के पास नवीन, तुम लोग के पास आंसर्स है क्या? डायरेक्ट नवीन एक के बाद एक बताते जा रहा है आंसर, डाउट हो रहा है मेरे को, है ना। तुम लोग को जानता हूं मैं, समझने लग गया हो, इतने स्मार्ट तो हो नहीं तुम लोग। ठीक है कि फटाफट आप लोग आंसर दे दे, वो सही भी हो जाए, है ना। 4th का ए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रेन एनर्जी होता है। ठीक, देखिएगा, याद करो, कल बताया था ये मैंने क्या कि डेल यू बाई डेल आर, है ना। कल मैंने आपको बताया था कि मेरे को ये सपोर्ट रिएक्शन निकालना है कास्टिग्लियानो के हिसाब से, ये आर निकालने का है। तो डेल यू बाई डेल आर बराबर क्या कर देंगे, 0। डेल यू बाई डेल आर से क्या मिलेगा? डेल यू बाई डेल आर से इस पॉइंट का डिफ्लेक्शन मिलेगा, जो कि कितना होता है, 0 होता है। मतलब डिफ्लेक्शन बराबर डेल यू बाई डेल आर बराबर 0। कल मैंने बताया था आपको y बराबर 0 और थीटा बराबर 0, ये कौन सी इक्वेशन होती है? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन होती है, कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। क्लियर है मेरा बात? तो हाँ जी, बिल्कुल भरोसा नहीं है धनंजय, एकदम सही फरमाए हैं। चलिए, नोट किया इसको आप लोगों ने? अब गाड़ी बढ़ाते आगे। Question number 5. If shear force at a section of a beam under bending is equal to 0, bending moment at the section is 5 का B। नवीन अब गलत हो गए, मैक्सिमम सैगिंग भी हो सकता है, मैक्सिमम हॉगिंग भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम या मिनिमम कुछ भी हो सकता है। जहां पे भी किसी भी बीम में शियर फोर्स 0 होता है, मतलब वहां पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम सैगिंग भी हो सकता है, मतलब मैक्सिमम पॉजिटिव भी, और मैक्सिमम हॉगिंग भी, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर है मेरा बात? तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे अगर, ये एक टफ क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है ना, और इतना आराम से आपसे बनेगा नहीं। सोम में आपने ये बनाया होगा, ये सोम का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस का नहीं। फॉर द गिवन बीम बेंडिंग मूवमेंट एट एक्स एक्स, बेंडिंग मूवमेंट निकालने के लिए आपको सपोर्ट रिएक्शंस निकालना पड़ेगा। सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए आपको इस स्प्रिंग के की स्टिफनेस पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? के की स्टिफनेस जो नहीं दी हुई है, बिना उसके, मान लो स्प्रिंग बहुत स्टिफ है, इतना ज्यादा स्टिफ है कि बीम में कोई डिफ्लेक्शन आ ही नहीं सकता, तब
बहुत सारा रिएक्शन उठाएगा ये, तो बेंडिंग मोमेंट अलग आएगा। मान लो स्प्रिंग में दम ही नहीं है, एकदम फुस है, उसका होना ना होना एक बराबर है, तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, रिएक्शन बहुत कम उठाएगा, एक्स पर अलग बेंडिंग मूवमेंट आएगा। क्लियर है मेरा बात? तो इस क्वेश्चन में के का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्लियर है मेरा बात? इस क्वेश्चन में के का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। स्प्रिंग का एक क्वेश्चन, स्प्रिंग का कॉन्सेप्ट बताना है क्या अभी आप लोग को? बोलोगे तो मैं बता दूंगा। पता है? सोम में पढ़ा होगा ना आप लोगों ने, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में। ठीक, देखिएगा, बता देता हूं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिएगा, मान लीजिए, सब यहां गौर से देखिएगा, आगे भी ये काम में आएगा। मान लो एक स्प्रिंग है भैया, कुछ इस प्रकार की। इस स्प्रिंग पे मैंने फोर्स लगाया पी यूनिट से। कितना फोर्स लगाया? पी। अंडर द एक्शन ऑफ दिस लोड स्प्रिंग में इलोंगेशन होगा। क्या होगा? स्प्रिंग अपनी पुरानी पोजीशन से आगे खिंचा गया, डेल अमाउंट का इसमें इलोंगेशन हुआ। तो यहां से दो बातें निकल कर आई। पहली बात निकल कर आई स्टिफनेस। स्टिफनेस होती है फोर्स पी अपॉन डेल, मतलब एक्शन अपॉन डिस्प्लेसमेंट। और दूसरी बात निकल कर आई फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्शन। और यहां से शुरुआत हुई स्ट्रक्चरल एनालिसिस की। क्लियर है मेरा बात? स्ट्रक्चरल एनालिसिस की शुरुआत कहां से हुई? यहां से हुई, एक स्प्रिंग को खींचने से। ठीक है, कैसे समझने का कोशिश करिएगा। एक स्प्रिंग था, पी लोड लगाया, उस पी लोड के कारण डेल अमाउंट से स्प्रिंग खिंचा गया। तो मान लीजिए दम ज्यादा लगा, ज्यादा पी लगाना पड़ा, ज्यादा पी लगाना पड़ा, तो क्या बोलोगे? बड़ा स्टिफ स्प्रिंग है यार, खिंचा ही नहीं रहा। वही क्या बोलोगे? पी ज्यादा लगा, बड़ा स्टिफ है, पी ज्यादा लगा यार, फ्लेक्सिबिलिटी कम है, फ्लेक्सिबल ही नहीं है, खिंचा ही नहीं रहा, बहुत दम लग रहा है। मतलब पी बढ़ेगा तो स्टिफनेस बढ़ेगी, पी बढ़ेगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी। वही अगर मान लो बहुत ज्यादा डेल हो गया, बहुत ही खिंचा गया, बहुत डेल हो गया, तो क्या बोलोगे? बहुत डेल हो गया तो बोलोगे यार बड़ा फ्लेक्सिबल है, बड़े प्यार से खिंचा रहा है, ये तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। डेल ज्यादा हो गया तो क्या बोलोगे? कि भैया स्टिफनेस तो है ही नहीं, दम ही नहीं है, खिंचाते जा रही है। तो क्लियर है? तो स्टिफनेस कितना होता है? पी बाई डेल। और फ्लेक्सिबिलिटी कितनी होती है? डेल बाई पी। क्लियर है मेरा बात? अब तो यहां से दो मेथड निकल कर आए। यहां से कितने मेथड निकल कर आए? दो मेथड निकल कर आए। देखिएगा, पहला मेथड निकल कर आया स्टिफनेस मेथड ऑफ एनालिसिस, स्टिफनेस मेथड ऑफ एनालिसिस। और दूसरा मेथड निकल कर आया, बड़े गौर से देखना, अभी मैं जो भी लिखने वाला हूं उसमें ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव के थ्योरी क्वेश्चन होंगे। क्लियर है? बड़े गौर से देखना, अभी जो मैं लिखने वाला हूं उससे एक क्वेश्चन फंस ही जाता है। क्लियर है मेरा बात? एक हुआ स्टिफनेस मेथड ऑफ एनालिसिस, एक हुआ फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ऑफ एनालिसिस। पैरेलल में लिखते भी जाइएगा और समझते भी जाइएगा। स्टिफनेस मेथड ने क्या बोला? स्टिफनेस मेथड ने बोला कि भैया स्टिफनेस होता है पी बाई डेल। तो डेल क्या होता है? पी बाई के। तो डेल क्या होता है? के इनवर्स पी। डेल क्या होता है? के इनवर्स पी। इसीलिए मतलब पहली बात इनने ये बोली। दूसरी बात क्या बोली? मेन अननोन्स क्या होते हैं? मेन अननोन्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट्स। मेन अननोन्स होते हैं डिस्प्लेसमेंट्स। वही इनने क्या बोला? फ्लेक्सिबिलिटी मेथड ने बोला कि भैया डेल फ्लेक्सिबिलिटी बराबर होती है डेल बाई पी, अर्थात पी बराबर होता है डेल बाई एफ। अर्थात पी बराबर क्या होता है?
एफ इनवर्स डेल। मतलब इनमें मेन अननोन्स क्या होते हैं? मेन अननोन्स होते हैं फोर्सेस। इनने क्या बोला कि हमारे डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है के इनवर्स पी। मतलब हमारा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, एनालिसिस करने का तरीका क्या होता है? हम निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट कैसे, स्ट्रक्चर का स्टिफनेस का इनवर्स और एक्शन को मल्टीप्लाई करके। ये क्या बोलते हैं? हम निकालते हैं फोर्सेस। हमारे मेन अननोन डिस्प्लेसमेंट है, हमारे मेन अननोन्स क्या है? फोर्सेस। इसीलिए ही चूंकि मेन अननोन डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इस मेथड को ऑल्सो कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस मतलब स्टिफनेस मेथड को ही डिस्प्लेसमेंट मेथड भी बोलते हैं। असली नाम इनफैक्ट डिस्प्लेसमेंट मेथड है। असली नाम क्या है? स्टिफनेस मेथड का असली नाम क्या है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। वो ही इनने क्या बोला, चूंकि हमारे मेन अननोन फोर्सेस है, इसलिए ऑल्सो कॉल्ड एज फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस। हमको फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस भी बोलते हैं। क्लियर है मेरा बात? मतलब क्या मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं? स्टिफनेस मेथड को ही डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी मेथड को ही फोर्स मेथड बोलते हैं। क्लियर है मेरा बात? पहली चीज। अब स्टिफनेस मेथड में स्टिफनेस को मद्देनजर रखा जाता है, इसलिए स्टिफनेस मेथड बोलते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी मेथड में फ्लेक्सिबिलिटी को मद्देनजर रखा जाता है, इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी मेथड बोलते हैं। अब बड़े गौर से मेरी तरफ देखिएगा। एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग को एनालिसिस करने से तर्क क्या निकलता है? एक बिल्डिंग को एनालिसिस करने से तर्क निकलता है, उसमें सपोर्ट रिएक्शंस निकालो, बेंडिंग मूवमेंट निकालो, शेयर फोर्स निकालो, एक्सियल फोर्स निकालो। मतलब एक बिल्डिंग का एनालिसिस से तर्क निकलता है, पूरे एक्शंस निकालो, साथ ही साथ पूरे डिस्प्लेसमेंट्स भी निकालो। मतलब किस जॉइंट पे कितना डिफ्लेक्शन है, किस जॉइंट पे कितना रोटेशन है। मतलब एक स्ट्रक्चर का एनालिसिस में एक्शंस भी निकालना होता है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट्स भी निकालना होता है। आप स्टैट प्रो पे एक स्ट्रक्चर का एनालाइज करोगे, वो दोनों करेगा, निकालेगा। पर स्टिफनेस मेथड का तरीका क्या होता है स्ट्रक्चर का एनालाइज करने का? ये पहले डिस्प्लेसमेंट्स निकालते, उनकी मदद से एक्शंस निकालते। ये क्या करते? ये पहले एक्शंस निकालते, उनकी मदद से डिस्प्लेसमेंट्स निकालते। दोनों में ये अंतर है। क्लियर है मेरा बात? मतलब ड्यूरिंग एनालिसिस फर्स्ट कैलकुलेट एक्शन, फर्स्ट कैलकुलेट डिस्प्लेसमेंट, देन एक्शंस, फिर उनकी मदद से एक्शंस। और इसमें उल्टा, ये पहले फोर्स निकालते और उनकी मदद से डिस्प्लेसमेंट्स निकालते ड्यूरिंग एनालिसिस। क्लियर है मेरा बात? अब डिस्प्लेसमेंट मेथड का बात करें, जिसको स्टिफनेस मेथड भी बोलते हैं। चूंकि डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अर्थात काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी को कैलकुलेट किया जाता है, इज फाउंड। डिस्प्लेसमेंट मेथड है, तो कितने डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट्स है वो जानना जरूरी है। मतलब जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाएंगे, पहले काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी लगाएंगे कि काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी कितना है, कितनी चीजों को निकालना है। वही जब फोर्स मेथड लगाएंगे, तो डिग्री ऑफ रिडंडेंसी यानी कि स्टैटिक इनडिटरमिनेसी निकालेंगे। क्लियर है मेरा बात? याद करो, कल अपन ने ये क्वेश्चन किया था, ये क्वेश्चन किया था स्ट्रेन एनर्जी से भी और कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से भी। पहले क्या निकाला था? एसआई। एसआई आया था एक, बोले मतलब ये एक मिल गया आर तो गेम खत्म, है ना। इसलिए अपन ने कल पहले एसआई निकाला था और फिर
मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन से पहले रिएक्शन निकाला था अपन ने। वही जब स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड लगाते, आपको याद होगा कि नहीं होगा मेरे को ये नहीं पता, याद करो स्लोप डिफ्लेक्शन जब लगाते थे तो अपन पहले ई आई थीटा बी, ई आई थीटा सी ये निकालते थे, आगे निकालेंगे अपन, मतलब उसमें पहले थीटा निकालते थे, उनकी मदद से मूवमेंट्स निकालते थे। क्लियर है मेरा बात? अब छठवीं बात करें तो ये मेथड ज्यादा अच्छा होता है, बेटर फॉर कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशन जैसे कि स्टैट प्रो, ई टैप्स, सैप, है ना, जिनमें से एक भी तुमको चलाना नहीं आता होगा, मेरे को पूरा यकीन है तुम लोग पे, ठीक है। स्टैट प्रो, ई टैप, सैप, ये तीनों स्टिफनेस मेथड पर बेस्ड होकर प्रोग्रामिंग किया गया है। क्लियर है? ये प्रोग्राम करने के लिए बहुत लेंदी होता है। क्लियर है? मतलब इसका प्रोग्रामिंग आप करोगे, मान लीजिए आपको सी प्लस प्लस या जावा या क्या बोल रहे थे, विजुअल बेसिक, विजुअल बेसिक में मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर को प्रोग्राम किया, आपने इससे भी किया, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम के बेसिस पे, और इससे भी किया। इससे एंटर कर कर आप एंटर मारोगे तो 1 मिनट में आंसर दे देगा वो। इसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करके आप एंटर मारोगे, 1 घंटे बाद आंसर देगा वो, प्रोसेसिंग टाइम ज्यादा होता है। पर ये हाथ से कैलकुलेट करने के लिए सिंपल होता है, सिंपलर फॉर हैंड कैलकुलेशन, सिंपल फॉर हैंड कैलकुलेशन। हैंड कैलकुलेशन इसमें मतलब किसी भी क्वेश्चन को आपको अगर मैनुअली सॉल्व करना है तो इससे इजीली सॉल्व होगा। इससे इजीली सॉल्व होने का रीजन क्या है कि कैन एनालाइज स्ट्रक्चर हैविंग, पूरा लिखना वरना समझोगे नहीं, स्ट्रक्चर हैविंग हाई स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, मतलब किसी स्ट्रक्चर की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बहुत ज्यादा है, उस स्ट्रक्चर को भी आप इससे एनालाइज कर सकते हो। पर इसका बात करें, इसका लिमिटेशन है, कैन सॉल्व स्ट्रक्चर हैविंग SI मैक्सिमम 4, मतलब 4 से ज्यादा स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को ये सॉल्व नहीं कर पाता। क्लियर है मेरा बात? कौन सा? फोर्स मेथड ऑफ एनालिसिस, है ना। 5 हो गया तो आप पूरी जी जान लगा दोगे तो भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना, थोड़ा और दिमाग लगाकर कर सकते। अब बात करते हैं इनका एग्जाम्पल्स का बारे में। एग्जाम्पल, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सा मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है, कौन सा मेथड फोर्स मेथड है ना। स्टिफनेस या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड दोनों सेम होते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि फोर्स मेथड ये भी सेम होते हैं। है ना, कैसे याद रखिएगा? FF फ्लेक्सिबिलिटी फोर्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड, अगला चैप्टर जो अपन पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिर कानीस मेथड, फिर स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड, क्लियर है मेरा बात? वही फ्लेक्सिबिलिटी मेथड के एग्जांपल क्या क्या है? कॉलम एनालॉजी मेथड, थ्री मूवमेंट मेथड, क्लेप्रॉन्स थ्री मूवमेंट मेथड, है ना, क्लेप्रॉन्स थ्री मूवमेंट मेथड पता होगा आप लोग को, है ना। फिर क्या? स्ट्रेन एनर्जी मेथड, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन,
मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन, और फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड, फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स मेथड। नोट कर लीजिए, नोट कर लिया आप लोगों ने? कोई डाउट तो बताए। ठीक, हाँ भाई। अब गाड़ी बढ़ाते हैं आगे। आपको मान लो एक क्वेश्चन आया कुछ ऐसा, ये ए है, ये बी है, यूडीएल लगा है थ्रू आउट 20 किलो न्यूटन पर मीटर का, ये है 5 मीटर। अब आपको स्प्रिंग की स्टिफनेस दी हुई है। आपको क्या दिया है? स्प्रिंग का स्टिफनेस दिया है। स्प्रिंग का स्टिफनेस दिया है, मान लीजिए 5 किलो न्यूटन पर एमएम, ठीक है, या 10 किलो न्यूटन पर एमएम, ये स्टिफनेस दिया है आपको। आपको पूछा है फाइंड रिएक्शन एट बी और डिफ्लेक्शन एट ए, ये पूछा है मान लीजिए। तो यार मान लो अंडर द एक्शन ऑफ लोड, इस लोड के कारण ये जो स्प्रिंग था ये दबा और बीम आपकी बेंड हुई, बीम आपकी बेंड हुई और आपका स्प्रिंग दब गया। क्लियर है मेरा बात? तो अगर मैं बोलूं कि भैया जितना बीम में डिफ्लेक्शन आया, बीम जितनी बेंड होकर डिफ्लेक्ट हुई, स्प्रिंग भी तो उतना ही दबा है, स्प्रिंग भी उतना ही दबा, मतलब डिफ्लेक्शन इन बीम एट फ्री एंड विल बी इक्वल टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग। कोई डाउट? अब ये जो स्प्रिंग है ये बाबा कुछ ना कुछ रिएक्शन तो लगा ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रिएक्शन लगा ही रहा होगा। क्लियर है मेरा बात? तो ए पर डिफ्लेक्शन अगर मैं लिखूं, ए पर डिफ्लेक्शन, यूडीएल के कारण डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? WL4/ATI। ये स्प्रिंग पॉइंट लोड आर लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसके कारण अपर डिफ्लेक्शन हो रहा होगा। पॉइंट लोड के कारण कैंटिलीवर पर पॉइंट लोड लगता है तो डिफ्लेक्शन कितना होता है? WL3/3I। पर ये आर ऊपर लगा है तो -RL3/3I। कल तक सपोर्ट होता था, कल तक यहां क्या होता था? सपोर्ट होता था, तो डिफ्लेक्शन बराबर 0 लिखते थे। आज सपोर्ट तो है नहीं, आज डिफ्लेक्शन का वैल्यू है। डिफ्लेक्शन किसके बराबर है? डेल्टा इन स्प्रिंग। अभी अभी मैंने आपको बताया के किसका बराबर होता है? के बराबर होता है P/del, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट होता है के। तो बाबा डेल कितना होता है? डेल होता है फोर्स अपॉन के। स्प्रिंग में कितना फोर्स आ रहा होगा? स्प्रिंग में कितना फोर्स आ रहा होगा? स्प्रिंग रिएक्शन लगा रहा है आर का, मतलब उस पे भी फोर्स आ रहा होगा आर। जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। खुद पे फोर्स आ रहा होगा आर करके, वो लगा रहा है आर ऊपर, मतलब डिफ्लेक्शन एट ए ये किसके बराबर है? डेल्टा इन स्प्रिंग। डेल्टा इन स्प्रिंग किसके बराबर है? फोर्स बाई के। फोर्स कितना आ रहा है स्प्रिंग पे? रिएक्शन आर के बराबर। तो यहां पर क्या लिख दिया? आर बाई के। के का वैल्यू कितना है? के है 10 किलो न्यूटन पर एमएम। क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में ही EI दिया हुआ था, EI दिया था मान लीजिए आपको 1,00,000 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन में EI दिया हुआ था आपको। तो अब W पता है भैया आपको, W कितना है? 20। लेंथ पता है भैया आपको 5। EI पता है भैया आपको 10⁵। R निकालने का, लेंथ पता है आपको
4 का क्यूब, EI पता है आपको 10 का पावर 5, R निकालने का है आपको और ये भी 10। क्लियर है मेरा बात यार? ये 10 क्या है? किलो न्यूटन पर mm में। एक mm में कितना मीटर होता है? एक mm में 10 का पावर -3 मीटर होता है। ये 10 का पावर -3 ऊपर जाएगा तो K कितना हो जाएगा? 10 का पावर 4 किलो न्यूटन पर मीटर। भाई ये किलो न्यूटन और मीटर में है तो इसको भी तो किलो न्यूटन और मीटर में होना पड़ेगा। तो यहां कितना हो गया? 10 का पावर 4। पूरी इक्वेशन में एक ही अननोन है, आर। आर सॉल्व हो जाएगा, आर सॉल्व हो जाएगा। आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, डिफ्लेक्शन बराबर है डेल के। आर पता है, पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में दिया है तो डिफ्लेक्शन में मिल जाएगा। क्लियर है मेरा बात? ये स्प्रिंग का क्वेश्चन आपने सोम में पढ़ा होगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। बढ़ जाए बाबा आगे, कोई डाउट? आर निकालो कितना आता है स्पीड में, फाइंड आउट आर। सबके सब आर निकालो। मतलब प्रैक्टिस बैच में नहीं नवीन, रेगुलर बैच में शायद पढ़ा होगा आपने, है ना? जो भी है कैसे मिस करेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। आर का वैल्यू निकालिए। मेरे को ही निकालना पड़ेगा क्या? ये 10 का पावर 4 से ये कैंसिल हो गया तो यहां कितना आता है? 20 इंटू, रुको मैं बताता हूं, 20 इंटू 5⁴ डिवाइड बाई 80, दैट इज 156.25। ये कितना? 156.25 बराबर आर प्लस ये कितना हो गया? 4 का क्यूब अपॉन 30, दिस इज 2.133 आर। क्लियर है मेरा बात? तो आर का वैल्यू कितना आ गया? आर इज 156.25 अपॉन 3.133। दिस इज 49.8, 49.8। ये हो गया आर। टोटल भार कितना था? टोटल भार था 20 इंटू 5 100 किलो न्यूटन का। आर ने 49.8 उठा लिया। कितना उठा लिया? 49.8। बचा 50.2, ये उठा लेगा। मतलब आज अपना जो ये स्प्रिंग था बड़ा दमदार था यार, बहुत दम था उसमें, बहुत सारा उठा लिया उसने। 73.25 क्या है यार? व्हाट इज 73.25? ये 3.133 से डिवाइड करना है। ठीक है, गलत किया मयंक। अब डेल निकालने का है ना? डेल कितना हो गया? आर बाई के। आर है 49.8, के क्वेश्चन में दिया 10 किलो न्यूटन पर mm, तो कितना हो गया? 4.98 mm का डिफ्लेक्शन हुआ। क्लियर है मेरा बात? है ना? डेल और डिफ्लेक्शन दोनों क्या है? बराबर है। अरे भाई ये भी तो आर है, आर प्लस 2.133, ये 3.133 हो जाएगा। यहां एक आर बचा था ना, बढ़ जाए आगे, कोई डाउट धनंजय? चलिए अब गाड़ी बढ़ाते आगे, मूविंग ऑन। मिटा दू? ये क्वेश्चन नंबर 6। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, फिक्स्ड है L/2 L/2। निकालना क्या है? ए पर मूवमेंट निकालना है बाबा।
बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। पी कहां लगा है? बीच में, हिंज के बीच में। तो पी लगा है हिंज के बीच में, ये L/2 है, ये L/2 है। कभी भी हिंज पे लोड लगे ना, आप लोड को अलग अलग कर लीजिएगा, मतलब ये पी को बांट दीजिएगा। पी का आधा इस पर लग रहा होगा, आधा उस पर लग रहा होगा, ये L/2 है। यहां पर मूवमेंट निकालना, मूवमेंट एट ए कितना हो गया? P/2 इंटू L/2, मतलब PL/4। बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ये तो। कोई डाउट इसमें किसी को है तो बताए, नहीं है तो नोट नोट कर लिया तो बताए। हाँ भैया, सबको समझ आया? अब देखिएगा, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। रिएक्शन एट द सपोर्ट आ रहे। यार ये ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है पर किसी से नहीं बनता, नहीं पता क्या सोचते हो जिसके कारण बनता नहीं है। रिएक्शन एट ए पूछा है, यार ये रिएक्शन एट बी होगा। हिंज पर मूवमेंट जीरो करेंगे, अगर हिंज पर मूवमेंट कितना होता है? जीरो होता है। लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं। राइट से कर रहा हूं मैं, राइट से हिंज पर मूवमेंट जीरो करूंगा तो ये आरबी इंटू L/2 बराबर कितना? जीरो। राइट में एक ही चीज है आरबी, और कुछ तो है नहीं। तो हिंज पर मूवमेंट जीरो किया, सी पर मूवमेंट एट सी बराबर जीरो, राइट से आरबी इंटू L/2 बराबर जीरो। तो आरबी कितना? जीरो। मतलब ये सपोर्ट का मैग्नीट्यूड कितना है? जीरो। तो इसको मिटा दो, इसको मिटा दिया तो भैया जो भी लोड है इसी को झेलना है। तो ए पर रिएक्शन कितना हो गया? ए पर रिएक्शन हो गया पी। लोड पी है, जो भी लोड है इसी को झेलना। समझ आया ये सबको धनंजय? ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। बढ़ जाओ भैया आगे, कोई डाउट? चलिए अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ना ऐसा क्वेश्चन, यहां कभी यूडीएल लगा दिया, यहां रिएक्शन पूछ लिया। ठीक है, यहां रिएक्शन कितना है? धनंजय ने आंसर दिया है 3/4P। हाँ धनंजय, रामायण खत्म हो गई, तुम राम सीता का रिश्ता रिश्ता पूछ रहे हो? ऐसा मत करो यार प्लीज। ठीक है, एक और सिमिलर क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा आता है ना, होमवर्क में आपको देता हूं, करिएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ यूडीएल है 20 किलो न्यूटन पर मीटर। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, डेटा चेंज कर लो बस, है ना। आपको पूछेगा फाइंड आर ए कितना है। दूसरा पूछेगा मूवमेंट एट बी, है ना। आर ए कितना होगा? आर ए इंटू 4 बराबर 0, तो आर ए बराबर 0। आरबी टोटल जो भी बाहर है आरबी को उठाना है, आर ए तो 0 है क्योंकि, तो 20 इंटू 4 80 उठाना है आरबी को। मूवमेंट एट बी 20 इंटू 4 इंटू 2 160 किलो न्यूटन मीटर। क्लियर है मेरा बात? ये क्वेश्चन होमवर्क है, घर पे करिएगा, मुझसे इसको मत पूछिएगा, मैंने बता ही दिया आपको। धनंजय अभी भी 3/4P लिखा हुआ है, आपने समझ आया नहीं आया? बढ़ जाए आगे, कोई डाउट? ठीक, अब गाड़ी बढ़ाते आगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोर्स मैटर? इसका आंसर देंगे, नवीन ने दे दिया। इनमें से कौन सा फोर्स मेथड नहीं है ना। क्वेश्चन अच्छे से पढ़िए, विच इज नॉट अ फोर्स मेथड। ए फोर्स मेथड नहीं है, ठीक है। और मयंक ने भी जवाब दे दिया, धनंजय ने भी और नवीन ने भी। राजकुमारी आप बचे हो, आप भी जवाब दे दो।
डी का पता नहीं। अभी थोड़ा देर पहले मैंने आपको लिखवाया 10 का सी। अब शांत हो जाइए आप लोग, आंसर देना बंद करिए। आंसर है डी, कानीस मेथड। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता तुम लोग का। तुम लोग कल तोप खरीद के लाना, मेरे को उड़ा देना, ठीक है। अच्छा, इनफैक्ट आप लोग तो राजस्थान के शायद, मैं भी जयपुर में ही हूं। आमिर फोर्ट से चोरी कर कर लेके आना, ठीक है, और उड़ा देना मेरे को। यार मैंने क्लियर लिखवाया था डिस्प्लेसमेंट मेथड के एग्जांपल्स क्या क्या है। स्लोप डिफ्लेक्शन, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, कानीस मेथड और स्टिफनेस मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब कानीस मेथड तो डिस्प्लेसमेंट मेथड है। क्लियर है मेरा बात? कानीस मेथड डिस्प्लेसमेंट मेथड है, फोर्स मेथड नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? डी। हाँ, बेटीज मेथड और यूनिट लोड मेथड ये दोनों स्ट्रेन एनर्जी से निकला है, और स्ट्रेन एनर्जी तो फोर्स मेथड है। क्लियर है मेरा बात? फिर क्या पक्का डी ही है राजकुमारी? चलिए, कैसा काम करते हो तुम लोग। अब फोर्स मेथड इन स्ट्रक्चरल एनालिसिस, क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? टेन का ए, नवीन ने ए बोला है, बाकी मयंक, धनंजय, राजकुमारी, क्या लगता है 10 का क्या होगा? राजकुमारी को लगता है बी, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, है ना। चार लोग हो, चारों एक एक बोल लो, कोई एक तो सही हो ही जाएंगे। हाँ जी, नवीन ने यहां पे दिमाग एकदम सटीक लगाया। नवीन ने क्या बोला कि स्ट्रेन एनर्जी हो या मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन हो, दोनों y बराबर 0 कर रहे थे, मतलब कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन यूज कर रहे थे, मतलब फोर्स, और दोनों ही फोर्स मैटर थे। स्ट्रेन एनर्जी फोर्स मैटर है, वो कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन को यूज करता है। मतलब फोर्स मेथड क्या यूज करते हैं? कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन का। और इक्विलिब्रियम मेथड क्या यूज, कौन यूज करता है? डिस्प्लेसमेंट मेथड। बड़े गौर से देखिए, एक और चीज लिख लीजिए। आपने पीछे जहां पे डिफरेंसेस लिखे थे ना, है ना, एक और लिख लो। क्या? कि डिस्प्लेसमेंट मेथड यूज करता है इक्विलिब्रियम इक्वेशंस फॉर एनालिसिस। डिस्प्लेसमेंट मेथड इक्विलिब्रियम इक्वेशंस का इस्तेमाल करता है फॉर एनालिसिस, एनालिसिस के लिए। इक्विलिब्रियम इक्वेशन अर्थात समेशन एफ एक्स इक्वल 0, समेशन एफ वाई इक्वल 0 और समेशन मूवमेंट इक्वल 0। और वही बात करें इनका, ये यूज करता है कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, यूजेस कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन, यानी कि डिफ्लेक्शन बराबर 0, थीटा बराबर 0। क्लियर है मेरा बात? ठीक है, याद करो जब स्लोप डिफ्लेक्शन लगाए थे तब मूवमेंट एट बी इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करते थे, एम बी ए प्लस एम बी सी बराबर 0 लिखा करते थे। क्लियर है मेरा बात? देखिएगा अब, अरे ये नहीं, शीट। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो गया? कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशंस और कॉम्पैटिबिलिटी ऑफ डिफॉर्मेशन। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 अभी अपन से नहीं बनेगा, क्योंकि आपको ये डिस्प्लेसमेंट, ये चैप्टर 3 का क्वेश्चन है ना, डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस का, कि सपोर्ट बी सेटल होता है तो दोनों साइड एंटी क्लॉकवाइज 6 डेल्टा बाई एल स्क्वायर का मूवमेंट डेवलप होता है, और पॉइंट लोड के कारण फिक्स्ड एंड मूवमेंट माइनस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8, माइनस डब्ल्यू एल बाई 8 और प्लस डब्ल्यू एल बाई 8 होता है। तो ये आपसे अभी नहीं बनेगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड ऑफ एनालिसिस अगला चैप्टर करेंगे तब ये बनेगा। नोट कर लीजिएगा इसको, क्वेश्चन नंबर 11 चैप्टर 2 बचा है, और बाद में खुद देख लेना, खुद ही बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको करेक्ट बीएमडी पता लगाना है, ठीक है। 4 बीएमडी दिए हुए,
कौन सा बीएमडी सही है वो आपको पता लगाना है। कौन सा बीएमडी सही होगा, क्या लगता है? इस क्वेश्चन के 4 बीएमडी दिए, कौन सा बीएमडी सही होगा, क्या लगता है? आंसर इज ए। आंसर क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है। नहीं नहीं रुक जाओ, आंसर ए नहीं होगा, एक मिनट, आंसर बी होगा। ठीक है, PL/6, PL/6 एंड PL/12। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 12, यहां से अपन कल से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका होमवर्क है, आज घर पे करने का कोशिश करिएगा क्वेश्चन नंबर 12 को, है ना। आज होमवर्क मैंने बहुत ही कम दिया है, तो इसको करिएगा और कल इसको डिस्कस करेंगे यहां से। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपन। गुड नाइट।